Assalamu alaikum class. Today we will discuss the remaining chapter of chapter number 4, and we will discuss these contents: type of trade restrictions, reducing barrier to international trade, then going global, and in the last we will discuss the developing a strategy for international business. Okay, let's start from the types of trade restriction. In the previous lecture we have already discussed what are international barriers, why nations go for international trade. Then we have discussed the what are international barrier. Then we will discuss today types of trade restrictions. Okay, first of all let's see टैरिफ itself क्या होती है. अच्छा, अब ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस में क्या होते हैं कि टैरिफ्स होते हैं और नॉन टैरिफ्स होते हैं. ठीक है, ये बैरियर्स के तौर पर जो होते हैं जो है काम करते हैं. अब टैरिफ्स जो होते हैं, टैक्स इम्पोज ऑन द इम्पोर्टेड गुड्स. अब इसमें क्या है कि इसमें वो सारी ड्यूटीज और सरचार्जेस या टैक्सेस होते हैं जो आप फॉरेन प्रोडक्ट जो एक परचेज करते हैं उसके ऊपर जो लाते जो इम्पोज होते हैं, जैसे ड्यूटी टैक्स हो गया, ठीक है, आपका सब चार्जेस हो गया, तो इसको हम टैरिफ कहते हैं. आपने देखा होगा कि कभी भी कोई आप इम्पोर्टेड चीज़ अगर आप परचेज करते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर इस तरह से सेल्स टैक्सेस ऐड हुए होते हैं, तो वो दीज आर द एग्जांपल ऑफ टैरिफ्स. अच्छा, अब ये जो टैरिफ टैक्सेस होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं. ठीक है, एक होते हैं रेवेन्यू, ठीक है, और दूसरे होते हैं प्रोटेक्टिव टैरिफ्स. अब जो रेवेन्यू टैरिफ्स वो होते हैं उसका क्या होता है कि उसमें बेसिकली जो उस पर जो टैक्स लगा हुआ होता है वो सीधा जो है उसके गवर्नमेंट के जो ट्रेजरी में वो उसकी जो अमाउंट होती है वो ट्रांसफर होती है. ठीक है, तो वो गवर्नमेंट के लिए एक तरह का सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है. अब जो आपका सेकंड जो टाइप है दैट इज प्रोटेक्टिव टैरिफ. अब जो प्रोटेक्टिव टैरिफ होते हैं कि आपने इसका पर्पस क्या होता है कि उसमें उसमें लगाने का मकसद ये होता है कि जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव टैरिफ भी बोलते हैं. ठीक है, इसका पर्पस ये होता है कि आपने इंपोर्ट्स को ये टैरिफ तब लगाए जाते हैं जिसका पर्पस ये होता है कि इंपोर्ट को लेस करना है. डोमेस्टिक जो आपके प्लेयर्स हैं, ये डोमेस्टिक जो आपकी कंपनीज काम कर रही हैं उनको प्रोटेक्शन देना होता है बेसिकली. ठीक है, कि हमने कहा कि टू टाइप्स हैं, एक होता है कि रेवेन्यू होता है, ठीक है, और दूसरा जो होता है वो प्रोटेक्टिव टैरिफ होता है. अब जो रेवेन्यू टैरिफ क्या होता है उसमें क्या होता है कि उसका जो भी इम्पोर्टेड आइटम्स पर जो सेल्स टैक्स लगे होते हैं, सब चार्जेस होते हैं, उसको वो डायरेक्टली जो है वो गवर्नमेंट के ट्रेजर में जो है वो ट्रांसफर होते हैं. इट इज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट. एंड सेकंड वन आर द प्रोटेक्टिव टैरिफ्स. दीज आर आल्सो कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव टैरिफ. और इसका पर्पस क्या होता है कि जिसमें हाँ, इसमें क्या होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर्स होते हैं इसका पर्पस क्या होता है कि इसका पर्पस ये होता है कि जो आपके डोमेस्टिकली जो कंपनीज हैं उनके जो इंटरेस्ट को उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना जो होता है वो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव टैरिफ से होता है. अच्छा, अब जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव टैरिफ है, ये नॉन टैरिफ, इसको हम नॉन टैरिफ भी बोलते हैं. डेट इज इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कोटा हो गया, डंपिंग हो गया, ठीक है, एम्बार्गो हो गया. ये जो है वो नॉन टैरिफ की या एडमिनिस्ट्रेटिव टैरिफ की बैरियर्स की एग्जांपल है. अब कोटा में लेट्स चेक व्हाट इज कोटा. लिमिट सेट ऑन द अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट दैट कैन बी इम्पोर्टेड. अब इसमें क्या होता है कि हमने उस प्रोडक्ट जो इंपोर्ट करनी है उसको हम लिमिटाइज कर देते हैं एक अमाउंट के साथ कि इतनी हमने इस क्वांटिटी में उस प्रोडक्ट को जो है वो हमने इंपोर्ट करना है या बाहर से के मुल्क से मंगवाना है. ठीक है, जैसे आपकी बुक, अगर आप लोग बुक प्लीज़ आप लोग लाजमी रीड करें. ठीक है, जो भी आपको लेक्चर जो अपलोड होता है उसको गो थ्रू करने के, उसको वीडियो वॉच करने के बाद आपने चैप्टर भी बुक को भी गो थ्रू करना होता है. ठीक है, आपकी बुक में बड़ी अच्छी एग्जांपल डिस्कस की हुई, जैसे यूनाइटेड स्टेट में उन्होंने शुगर की जो है ना उसका एक कोटा रखा हुआ है, उससे ज़्यादा क्वांटिटी का आप जो हो वो क्या नहीं कर सकते, आप इंपोर्ट नहीं कर सकते. ठीक है, जैसे हमारे कंट्री में हमारे अक्सर यहाँ पे होता है कि इतनी ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट कर दी जाती हैं कि हमारे अपने लोगों के लिए लोगों के यूज़ के लिए भी नहीं बचती हैं. या रिसेंट आपको पता होगा बहरहाल, तो ये इसमें क्या होता है कि आपने अमाउंट स्पेसिफाई कर दी कि इससे ज़्यादा क्वांटिटी से हमने बाहर से जो है वो कंट्री से हमने इंपोर्ट नहीं करनी. अच्छा, अब डंपिंग में क्या होता है, सेलिंग प्रोडक्ट्स अब्रॉड एट प्राइसेस below production cost or below typical prices in the home market to capture market share from the domestic competitors. अब डंपिंग में बेसिकली क्या है कि आपने प्राइसेस रिलेटिवली
लो रखनी है। और इवन आपका जो सम टाइम ऐसा होता है कि आपके जो कॉस्ट होते हैं वो भी जो है वो आप कह लें कि उसके साथ वो कंपनसेट नहीं हो रहे होते, लेकिन फिर भी जो है ये क्यों किया जाता है, किसी मार्केट में अपने कस्टमर बढ़ाने के लिए, मार्केट शेयर इंक्रीज करने के लिए, नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ाने के लिए। जब आप इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं, किसी मार्केट में एंटर होते हैं, तो वहाँ पर सबसे पहले वहाँ का आप एनवायरनमेंट देखते हैं। और कस्टमर बनाने के लिए क्या होता है कि प्राइसेस जो उसी सिमिलर प्रोडक्ट होते हैं, ये सब्सिट्यूट प्रोडक्ट होता है, उसकी प्राइसेस थोड़ी सी रिलेटिवली कम रखी जाती हैं, ताकि कस्टमर जो हो वो अट्रैक्ट हो, क्योंकि कस्टमर आर प्राइस सेंसिटिव अबाउट द प्रोडक्ट। ठीक है। बेसिकली ये क्या होता है, एक मार्केट में एंटर होने का एक ट्रिक होता है, ठीक है, जिसे हम डंपिंग बोलते हैं। अच्छा, एम्बार्गो में क्या होता है, टोटल बैन ऑन इंपोर्टिंग स्पेसिफिक प्रोडक्ट और टोटल हेल्ड टू ट्रेडिंग विद अ पर्टिकुलर कंट्री। किसी पर्टिकुलर कंट्री के साथ ट्रेड करने में आप पाबंदी लगी हुई होती है कि हमने इसके साथ नहीं करना। जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने क्यूबा के ऊपर पाबंदियां लगाई हुई, इसी तरह से ईरान के ऊपर पाबंदियां हैं, ठीक है, यूएस की जानिब से। तो ये किसकी एग्जाम्पल है, एम्बार्गो की। ओके, देन है नेक्स्ट टॉपिक है रिड्यूसिंग बैरियर्स टू इंटरनेशनल ट्रेड। अब कुछ जो इंटरनेशनल ट्रेड हैं या कॉर्पोरेशंस हैं वो भी काम करती हैं, ठीक है, इन बैरियर्स को रिड्यूस करने के लिए। सेवरल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस ईज बैरियर्स टू इंटरनेशनल ट्रेड। इन बैरियर्स को क्या करती हैं, वो उसको थोड़ा सा सख्त जो होते हैं उनको नर्म करने की कोशिश करते हैं, कि उन बैरियर्स को कम करने की कोशिश जो है वो की जाती है। अच्छा, इसमें क्या है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, जिसे हम गैट के नाम से जो है वो उसको प्रोनाउंस करते हैं और जानते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड अकॉर्ड डेट सब्सटेंशियली रिड्यूस वर्ल्ड वाइड टैरिफ्स एंड अदर ट्रेड बैरियर्स। जो कि अभी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ जो गैट है, बेसिकली इसका फंक्शन क्या है कि ये वर्ल्ड वाइड जो टैरिफ्स हैं या अदर जो इंटरनेशनल बैरियर हैं ट्रेड में, उसको कम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। ओके, देन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO 153 member international institutions that monitor GATT agreement and mediates international trade dispute। अगर किसी कंट्री में कोई डिस्प्यूट होता है, उसको क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं उसको रिजॉल्व कराती हैं, ठीक है। और वो देखते हैं कि जो जनरल एग्रीमेंट गैट की जो पॉलिसीज थी, जो एग्रीमेंट थे, वो उसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं नहीं। और इसमें जो है 153 जो है इसके कंट्रीज मेंबर हैं। ओके, देन है वर्ल्ड बैंक organization established by the industrialized nations to lend money to less developed countries। अब वर्ल्ड बैंक का पर्पस क्या है, वो कंट्रीज जिनके नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ठीक है, यहाँ पे जिनके पास एक्सपेंसेस जो है वो बेयर करने की कैपेसिटी नहीं है, उनको ये लोन देता है वर्ल्ड बैंक, ठीक है, लेस डेवलप्ड कंट्रीज को। ओके, देन है आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएटेड टू प्रमोट ट्रेड, eliminate barriers and make short-term loans to remember nations that are unable to meet their budgets। अब जहाँ पे बजट डेफिसिट आ रहा है जिन कंट्रीज का, जैसे पाकिस्तान में हमारा अक्सर बजट डेफिसिट होता है कि हमारे एक्सपेंसेस जो है हमारे रेवेन्यू से ज़्यादा है, तो उनको जो शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड के लिए जो फंड दिए जाते हैं, जिसे हम IMF भी बोलते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसका एब्रिविएशन है IMF। तो ये जो है इस तरह की लेस डेवलपिंग कंट्रीज को जो क्या है लोन भी देती हैं, ठीक है, और फिर किसी पर्टिकुलर उसमें इनको हेल्प आउट भी करती हैं, किसी पर्टिकुलर वो कह लें कि फील्ड में जो है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी कुछ वो कहते हैं सजेशंस भी देती हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे इसका बड़ा रोल है, आप लोगों को मे भी थोड़ा सा आइडिया हो इसका, ठीक है। अब ये जो लैंडर्स होते हैं, अब इनका क्या होता है कि अब IMF ने जो शॉर्ट टर्म लोन दे दिया है, ठीक है, अब जो इसके जो लैंडर्स हैं उनका उनसे क्या रिक्वायर्ड होता है कि उन्होंने सिग्निफिकेंटली जो है कमिटमेंट करनी है बोरिंग नेशंस के साथ, कि उनके साथ उनके जो प्रॉब्लम्स या क्राइसिस हैं उन कंट्रीज के, उनको भी एड्रेस करते हैं, उसको भी सॉल्व करने में जो है वो हेल्प आउट करते हैं। अब इंटरनेशनल इकोनॉमिक कम्युनिटीज लाइक नेफ्टा एंड कैफ्टा, यूरोपियन यूनियंस, ये भी जो है वो काम करती हैं, ठीक है। अब इनमें क्या है कि ये इस तरह के जो इंटरनेशनल ट्रेड में जो बैरियर्स होते हैं उसको एलिमिनेट करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो काम करती हैं। ओके, देन गोइंग ग्लोबल में क्या है, बिफोर डिसाइडिंग टू गो ग्लोबल, यानी कि कंपनी फेसेस अ नंबर ऑफ की डिसीजंस बिगिनिंग विद द फॉलोइंग। बिफोर डिसाइडिंग दैट यू वांट टू ऑपरेट इन इंटरनेशनल मार्केट्स, you should have to understand, or you have to think about these scenario,
एंड दिस सिनेरियोज डिटरमिन विच फॉरेन मार्केट्स टू एंटर, किस मार्केट में आपने एंटर होना है। एनालाइज द एक्सपेंडिचर्स रिक्वायर्ड टू एंटर न्यू मार्केट, और कितने एक्सपेंडिचर आपके पास, इतनी इन्वेस्टमेंट है और आपने उसके एक्सपेंडिचर का जो है वो हिसाब किताब लगाना है। डिसाइडिंग द बेस्ट वे टू रीऑर्गेनाइज द ओवरसीज ऑपरेशंस, और कितना इफेक्टिवली आपने, कितने एफिशिएंटली आपने अपने रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करके ओवरसीज में या इंटरनेशनल मार्केट में ऑपरेट करना है। अब किस फॉरेन मार्केट में जाना है, एशिया में जाना है, एशिया में ऑपरेट करना है, गल्फ कंट्री में जाना है, ठीक है, तो कौन सी आपकी प्रोडक्ट होगी, ये सारे डिसीजन कर रहे हैं। उसके बाद उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट चाहिए, जो आपको पैसा चाहिए, ठीक है, कितने एक्सपेंडिचर होंगे, ये सारे एस्टिमेशन लगाना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट में फिर आपने अपने रिसोर्सेज को किस तरह से इफेक्टिवली जो है आपने उसको ऑर्गेनाइज करना है, ऑर्गेनाइज करके फिर उनसे आपने एफिशिएंटली उससे रिजल्ट लेने हैं। ओके, लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट, जिसको हम फर्स्ट में, जिसमें लास्ट स्लाइड में जो हम देख रहे हैं, डिटरमिन विच मार्केट्स आर टू एंटर, इसमें क्या है, लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट में क्या होगा, आफ्टर अ फर्म हैज कंप्लीटेड इट्स रिसर्च एंड डिसाइडेड टू डू बिजनेस ओवरसीज इट कैन चूज वन और मोर स्ट्रैटेजीज। अब इसमें क्या है कि जब आपने डिसाइड कर लिया कि आपने किस मार्केट में ऑपरेट करना है, ठीक है, और आपकी प्रोडक्ट क्या होगी, आपकी सर्विसेज क्या होंगी, या फिर उसके लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो उसके हिसाब से अपने एक्सपेंडिचर जो है, कितने एक्सपेंडिचर चाहिए उसके लिए आपने इन्वेस्टमेंट जो है उसका भी वो अंदाज़ा लगा लिया, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट में फिर आपने अपने रिसोर्सेज को भी यूटिलाइज कर, रिसोर्सेज को भी ऑर्गेनाइज कर लिया, ठीक है, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। फिर उसके बाद आपने इन स्ट्रैटेजीज के बारे में सोचना है। दीज आर 3 स्ट्रैटेजीज कि आपने इनमें से कौन सी स्ट्रैटेजी को जो है वो अपनाना है। फर्स्ट वन इज एक्सपोर्टिंग और इम्पोर्टिंग, second entering into contractual agreements such as franchising, licensing and subcontracting deals, third पे direct investment in the foreign market through acquisitions, joint ventures or the establishment of an overseas division। अब ये तीनों चीजें जो हैं वो नेक्स्ट हम स्लाइड में जो है उसको डिटेल से डिस्कस करते हैं, ठीक है, कि आपने इंपोर्ट कर एक्सपोर्ट करना है, कि प्रोडक्ट बनानी है अपनी कंट्री में और उसको सेल आउट करना है इंटरनेशनल मार्केट में, और इंपोर्ट करना है कि आपने प्रोडक्ट बाहर की कंट्री से मंगवानी और अपनी कंट्री में सेल करनी है, कंट्रैक्चुअल एग्रीमेंट, फ्रेंचाइजिंग करनी है, लाइसेंसिंग करनी है। थर्ड में या फिर आपने एक जॉइंट वेंचर यानी एक्विजिशन या जॉइंट वेंचर या आपने डायरेक्ट किसी कंपनी को जो है वो परचेज कर लेना है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, ठीक है, एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग का कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया। ओके, कॉन्ट्रेक्चुअल ट्रेड में जो है बार्टर एग्रीमेंट वेयर बाय ट्रेड बिटवीन 2 और मोर नेशंस इन्वॉल्व पेमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ लोकल प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ करेंसी, इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग। अब इसमें क्या होता है कि आपने लोकल प्रोडक्ट में जो है वो पेमेंट करनी होती है करेंसी के बजाय, ठीक है। कॉन्ट्रेक्चुअल ट्रेड बेसिकली ये होते हैं। अब इसमें क्या, फ्रेंचाइजिंग, अब फ्रेंचाइजीज गेन द राइट टू प्रोड्यूस एंड सेल द फ्रेंचाइजर प्रोडक्ट अंडर द कंपनी ब्रांड नेम if they agree to certain operating requirement। अब वो उनको एक सिनारियो दे दिया जाता है कि ये रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो आपके प्रोडक्शन में होनी चाहिए या ये क्वालिटी फीचर्स होने चाहिए, तो फिर वो अपनी कंपनी का जो नेम होता है या उसके ब्रांड में जो होता है उस कंपनी को जो है वो फ्रेंचाइज कर देता है। फॉर एग्जांपल, अच्छा, अब यहाँ पे एक जो चीज़ याद रखने वाली है वो ये है कि फ्रेंचाइजिंग जो होती है हमेशा सर्विस सेक्टर के लिए होती है, ठीक है। फ्रेंचाइजिंग जो होती है वो क्या होती है, आपकी सर्विस सेक्टर के लिए होती है। जैसे आपने देखा होगा कि आप ये जो सिम वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है, मोबाइल, तो उसमें क्या होती हैं कि जैसे गैस की फ्रेंचाइज, ठीक है, यूफोन की फ्रेंचाइज, तो ये हमेशा आपकी सर्विस सेक्टर के लिए होती है। ओके, देन है लाइसेंसिंग इन विच वन फर्म अलाउ अनदर टू प्रोड्यूस और सेल इट्स प्रोडक्ट्स और यूज इट्स ट्रेडमार्क फॉर पेटेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब लाइसेंस क्या होता है कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है, किसी दूसरी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन को अलाउ कर देती है कि आपने उसका ट्रेडमार्क या उसका जो ब्रांड नेम है वो यूज़ करना है, और वो जो उसके फीचर्स होते हैं या प्रोडक्ट का जो आप कह लें इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो यूज़ करने हैं और उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल जैसे मैकडोनल्ड्स हैं या KFC है, उनके पाकिस्तान में भी वो जो हैं आप कह लें कि आउटलेट्स हैं, या फिर फूड चेन्स के जो हैं उनके रेस्टोरेंट है, तो वो क्या बेसिकली क्या करे, तो उनको लाइसेंस मिला हुआ होता है ना, ठीक है। ओके, देन ऑफशोरिंग, ऑफशोरिंग मीन्स मूविंग ऑफ वेरियस ऑपरेशंस ऑफ अ कंपनी टू अनदर कंट्री फॉर रीजन सच एज लोअर लेबर कॉस्ट और मोर फेवरेबल इकोनॉमिक कंडीशन डेट अदर कंट्री। अच्छा, ऑफशोरिंग में क्या है, यहाँ पे तो आपने फ्रेंचाइजिंग में सर्विस सेक्टर में है तो उसने पूरे के पूरा राइट दे दिया कि आपने उसकी वो जो है
जो उसका प्रोसेस है, क्वालिटी या प्रोडक्ट यूज़ करनी है, लाइसेंसिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है जिसने पूरा लाइसेंस दे दिया कि आपने जो है वो उसका जो प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे यूज़ कर सकते हैं, उनका ट्रेडमार्क यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ऑफशोरिंग में बेसिकली क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर ऑपरेशन को आप जो हो किसी कंपनी से एक्वायर कर लेते हो, ठीक है। क्यों कि वहाँ पे लेबर कॉस्ट सस्ती होती है। जैसे आपने प्रोडक्शन यूनिट जो है वो यहाँ पे पाकिस्तान में लगा दी, लेबर सस्ती है, रॉ मटेरियल सस्ता है, ठीक है। ये बेसिकली एग्जांपल किसकी है, ऑफशोरिंग की। ओके, जॉइंट वेंचर क्या होता है, पार्टनरशिप बिटवीन कंपनीज फॉर्म फॉर अ स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग। ये कंपनीज मिलकर एक मतलब एक न्यू कंपनी बना देती हैं, तो उनका पर्पस क्या होता है, एक दूसरे के जो उनका हैंडफुल एक्सपीरियंस होता है उससे फायदा उठाना, ठीक है, पार्टनरशिप करना, उससे फिर एक न्यू प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में वो लॉन्च करते हैं। ओके, देन है आपका मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। अब मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस क्या होती हैं, फर्म विद सिग्निफिकेंट ऑपरेशंस एंड मार्केटिंग एक्टिविटीज आउटसाइड होम कंट्री। अब मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होती हैं, दे ऑपरेट इन मोर देन वन कंट्री, जिनके बहुत सारी कंट्रीज में एक से ज्यादा कंट्रीज में जो है वो ऑपरेट कर रही होती है, वो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस होती हैं। ओके, देन है आपका डेवलपिंग, जो था ये सारा हो गया आपका। गोइंग ग्लोबल हो गया जिसमें आपने, ठीक है, बेस्ट ऑपरेशंस, एक्सपोर्टिंग हो गया फॉर। अच्छा, अब यहाँ पे मैं ना एक्विजिशन जॉइंट वेंचर का एक्विजिशन का कॉन्सेप्ट रह गया। फ्रेंचाइजिंग हमने डिस्कस कर ली, लाइसेंसिंग ऑफशोरिंग भी डिस्कस कर ली। अच्छा, एक्विजिशन में बेसिकली क्या होता है, व्हेन अ लार्जर फर्म एक्वायर्ड और परचेज अ स्मॉल फर्म। एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी या एक बड़ी कंपनी जो है वो एक स्मॉल कंपनी को परचेज कर लेती है, एक्वायर कर लेती है, इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज एग्जांपल ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। जैसे आपने हमारे पाकिस्तान में अगर आप देखें कि जो आपकी लोकल मार्केट में अगर आप देखें, इसकी एग्जांपल जैसे जैज़ जो थी, एक बड़ी कंपनी थी जिसके नंबर ऑफ कस्टमर जो थे बहुत ज़्यादा थे, उसने क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया या परचेज कर लिया शेयर ऑफ वारिद टेलीकॉम। वारिद को क्या है, परचेज करे, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट जो था रह गया था, तो मैंने कहा ये मैं आपको जो है वो इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं। तो ये हमारे सारे जो हो गए हैं डिस्कस। अच्छा, अब नेक्स्ट था गोइंग ग्लोबल। गोइंग ग्लोबल में क्या होता है कि आपने डिसाइड कर लिया, गोइंग ग्लोबल में मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं जिनके बहुत सारी कंट्रीज में जो वो ऑपरेट कर रही होती हैं, ठीक है। उनके ऑपरेशंस होते हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स होते हैं, उनके मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स होते हैं, और उनको होम कंट्री से जो वो क्या कर रही होती हैं, उसको ऑर्गेनाइज कर रही होती हैं। अच्छा, अब डेवलपिंग स्ट्रेटजीज फॉर द इंटरनेशनल बिजनेसेस। अब इसमें बेसिकली होता क्या है कि आपने जब आपने डिसाइड कर लिया कि आप इंटरनेशनल मार्केट में जा रहे हैं, ठीक है। हमने कहा कि आपने लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट आपने देख लिया, आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में डिसाइड कर लिया, आपने सब कॉन्ट्रैक्टिंग के बारे में डिसाइड कर लिया कि आइदर यू विल फ्रेंचाइज और लाइसेंस योर प्रोडक्ट, और यू विल जॉय, और यू विल एस्टैब्लिश अ न्यू प्रोडक्ट बाय एस्टैब्लिश अ न्यू वेंचर, that is called joint venture, or you will acquired a firm, और या फिर आप क्या करोगे कि एक फार्म को एक्वायर कर लोगे, परचेज कर लोगे, ठीक है। और फिर इसी हिसाब से या फिर आप क्या करेंगे कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे उस कंट्री में जाके, कि आपने किसी सेक्टर को देख लिया है कि वहाँ पे उस सेक्टर में उसकी डिमांड ज़्यादा है उस प्रोडक्ट की, तो आपने वहाँ पे डायरेक्ट उसमें इन्वेस्टमेंट कर दी, ठीक है। ये कुछ जो थे वो मेथड थे गोइंग ग्लोबल उसमें जाने के। फिर हमने कहा कि ये सारी चीज़ें थी कि आपने इंटरनेशनल मार्केट में आपने ग्रेजुअली जो है वो मार्केट में इंटरनेशनल मार्केट में एंटर होना है, ठीक है। आपने फ्रेंचाइजिंग कर ली, लाइसेंसिंग कर ली, अगर ये नहीं किया तो आपने किसी फर्म को जो अच्छा ऑपरेट कर रही थी उसके शेयर्स परचेज कर लिए, यानी एक्वायर्ड कर लिए, जिसको हम एक्विजिशन कहते हैं। या फिर आपने वहाँ की जो जॉइंट वेंचर में बेसिकली क्या होता है कि आपने फर्म्स के साथ मिलकर जो है वो बेसिकली जॉइंट वेंचर में जो फर्म्स वहाँ पे जो ऑपरेट कर रही थी उनके साथ मिलकर आपने काम किया, ठीक है। आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा, उनके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाने का मौका मिल जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट में। और दूसरा फिर था कि गोइंग ग्लोबल में आपने जो है अपने ऑपरेशंस, जो आपकी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ है या ऑपरेशंस है, उसको सिग्निफिकेंटली जो है वो ऑपरेट आप इस तरह से कर रहे हैं कि इफेक्टिवली आप अपने कस्टमर की डिमांड को भी पूरा करें और उसको इफेक्टिवली जो है वो मैनेज भी कर रहे हैं अपने होम कंट्री से। ये सारी चीज़ें थी आपके उस चीज़ों पर, यानी आप कह लें कि ये सारी स्टैब्लिशमेंट के हवाले से थी, डिसीजंस के हवाले से थी कि ये क्या होगा, ठीक है, कैसे करना है, कौन सा तरीका अपनाना है।
अब जो है ये वाला जो आपकी स्लाइड है, इसमें बेसिकली आपने स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, ठीक है। आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, किस तरह की प्रोडक्ट, यानी आपका ये जो चीज़ है आपकी प्रोडक्ट के हवाले से है, ठीक है। किसके हवाले से है कि ये आपकी प्रोडक्ट के हवाले से है, या आपने किस तरह की प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में लॉन्च करनी है, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, किस टाइप की आपकी प्रोडक्ट होगी, ठीक है। अच्छा, इसके लिए जो स्ट्रैटेजी हम बनाते हैं, बेसिकली स्ट्रैटेजी को अगर हम इटसेल्फ डिफाइन करें, यू कैन से इट इज़ द आर्ट ऑफ वॉर, इट इज आर्ट ऑफ फाइटिंग अ वॉर। इसमें क्या है कि ये एक आर्ट है कि आपने अपनी प्रोडक्ट को सील कैसे करना है। अच्छा, अब इसमें जो स्ट्रेटजीज होती हैं, ग्लोबल बिजनेस स्ट्रेटजी है, मल्टी डोमेस्टिक स्ट्रेटजी है, ये 2 टाइप्स की स्ट्रेटजीज होती हैं। अच्छा, अब ग्लोबल बिजनेस स्ट्रेटजी में बेसिकली क्या होता है, ऑफरिंग अ स्टैंडर्डाइज वर्ल्ड वाइड प्रोडक्ट एंड सेलिंग इट इन एसेंशियली द सेम मैनर थ्रू आउट अ फार्म्स डोमेस्टिक एंड फॉरेन मार्केट। इसमें आप बेसिकली क्या करते हैं कि आपने एक प्रोडक्ट बनाई है डेट इज वेरी मच स्टैंडर्डाइज, ठीक है। आइदर यू आर ऑपरेटिंग इन योर कंट्री, यू आर ऑफरिंग दैट प्रोडक्ट इन योर कंट्री, और यू आर ऑफरिंग टू दी अब्रॉड। आप चाहे उस प्रोडक्ट को अपनी कंपनी में अपनी कंट्री में, यानी कि अपनी होम कंट्री में लॉन्च कर रहे हैं, चाहे वो आपकी प्रोडक्ट किसी और कॉन्टिनेंट में जा रही है, चाहे वो एशिया में जा रही है, चाहे वो जो है आप कह लें कि गल्फ कंट्री में जा रही है, उसकी क्वालिटी सेम रहेगी, उसका टेस्ट सेम रहेगा, उसके प्रोडक्ट में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। जैसे आप जैसे इसकी एग्जांपल देखें, जैसे प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, शैम्पू है, तो क्या है, ऑल ओवर द वर्ल्ड उनका क्या होगा, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है। जैसे BMW स्टैंडर्डाइज है, ठीक है, जो गाड़ी बना दी सब वो सेम ही है, ठीक है। फरारी स्टैंडर्डाइज है, ठीक है, स्टैंडर्डाइज है कि उसके यही फीचर्स होंगे। उसमें आप कस्टमर का मतलब ये है कि उसमें चेंजेस नहीं होता, कस्टमर की नीड के मुताबिक आप जैसे कस्टमर उसमें चेंजेस चाह रहे हैं वो आप नहीं कर रहे, आप थ्रू आउट सेम प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, और सारे कस्टमर चाहे वो किसी भी कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते हैं, किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, आप सबको सेम प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं सेम मैनर, यानी आपका जो प्रोसेस है प्रोडक्ट प्रोवाइड करने का वो भी सेम ही है। अच्छा, अब देन है मल्टी डोमेस्टिक बिजनेस स्ट्रेटजी। अब इसमें ये जो जितनी भी आपकी लग्जरियस जो प्रोडक्ट्स होती हैं, बेसिकली वो स्टैंडर्डाइज होती हैं, उनकी ग्लोबल बिजनेस स्ट्रेटजी होती है कि उसमें चेंजेस नहीं हो रहे होते। जितने भी आपके लग्जरी आइटम्स होते हैं, जैसे ज्वेलरी होती है, ठीक है, इसमें आपका क्या होता है कि मटेरियल्स जो होते हैं वो आपका आप उसमें चेंजेस नहीं करते, ठीक है, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड उसमें सेम होता है, उसमें कोई सेगमेंटेशन नहीं करते, कस्टमर की नीड के मुताबिक उसमें चेंजेस नहीं करते, जो आपने एक प्रोडक्ट बना दी वो सबके लिए सेम है। अच्छा, अब जो मल्टी डोमेस्टिक बिजनेस स्ट्रेटजी है, डेवलपिंग एंड मार्केटिंग प्रोडक्ट टू सर्व डिफरेंट नीड्स एंड टेस्ट ऑफ द सेपरेट नेशनल मार्केट। अब इसमें आप बेसिकली क्या करते हैं कि आपने हर पर्टिकुलर मार्केट की नीड के मुताबिक या उसके टेस्ट के मुताबिक अपने प्रोडक्ट में चेंजेस कर देते हैं, ठीक है। आपने उसमें अपने प्रोडक्ट में चेंजेस ले आते हैं, अपने जो उसके कस्टमर हैं या जो उसके यूज़र है उसके टेस्ट के मुताबिक, उनकी कस्टम्स के मुताबिक, उनकी बाइंग हैबिट के मुताबिक जो है वो आपने चेंजेस उसके अंदर लेकर आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसकी जो है बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे आप देखें कि ये जो आपके मैंने हम लोगों ने अभी रिसेंटली एग्जांपल डिस्कस की थी इसकी KFC की, ठीक है, हमने उसकी मैकडोनल्ड्स की। अब उसमें क्या है कि वो कस्टमर या उस पर्टिकुलर एरिया की नीड के मुताबिक, उसके टेस्ट के मुताबिक, कस्टम के मुताबिक चेंजेस ले आते हैं। जैसे मैकडोनल्ड का है, अब जो मुस्लिम्स हैं वो क्या है कि उन्हें बीफ पसंद होता है, ठीक है, वहाँ पे जो बर्गर्स आपको मिलेंगे उसमें बीफ वैरायटी मिलेगी। अगर इसी तरह आप इंडिया में चले जाएं, ठीक है, वहाँ पे वो लोग वेजिटेरियंस हैं, आपको वेजिटेरियन जो है वो बर्गर या वेजिटेरियन पिज्ज़ा मिलेगा, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग उसमें वो चेंजेस, टेस्ट में भी चेंजेस आ जाते हैं। क्या है, ये डोमेस्टिक बिजनेस स्ट्रेटजी है कि वहाँ की जो डोमेस्टिक बिजनेस, वहाँ की जो डोमेस्टिक मार्केट है उसकी नीड्स, उसके कस्टमर की नीड और वांट्स के मुताबिक आप अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट में चेंजेस लेकर आ जाते हैं, उसके टेस्ट में चेंजेस लेकर आ जाते हैं। इसी तरह से फिर जो अगर वही मैकडोनल्ड जब अमेरिका में काम करता है तो वहाँ पे पोर्क मीट शामिल होता है, ठीक है, क्योंकि वो लोग खाते हैं पोर्क मीट। तो वो क्या है, बेसिकली ये एग्जांपल है मल्टी डोमेस्टिक बिजनेस स्ट्रेटजी, कि आपने अपने जो हैं जिस मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ की लोकल नीड के मुताबिक आप अपनी प्रोडक्ट में चेंजेस लेकर आ रहे हैं। अब यहाँ पे इन दोनों बिजनेस स्ट्रेटजीज में डिफरेंशिएट करना या आपको
डिफरेंस पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कि ग्लोबल बिजनेस स्ट्रेटजीज क्या है कि उसमें वो जो है वो सेम प्रोडक्ट है, आप चाहे उस प्रोडक्ट को यूएस से जाके ले लें, चाहे आप उस प्रोडक्ट को जो है वो गल्फ कंट्री में जाके परचेज कर लें, प्रोडक्ट की जो क्वालिटी होगी, फीचर होगा, वो सेम होगा। जैसे आईफोन है, ठीक है, स्टैंडर्डाइज है, आप जहाँ मर्जी जाके परचेज कर लें, उसकी आईफोन की जो वो फीचर्स होंगे वो सेम होंगे। दैट इज़ वेरी मच स्टैंडर्डाइज ग्लोबल बिजनेस स्ट्रेटजी है। इसमें कोई आप किसी की डोमेस्टिक नीड के मुताबिक उसमें चेंजेस नहीं लेकर आ। लेकिन मल्टी डोमेस्टिक बिजनेस स्ट्रेटजी जो है एज कम्पेयर टू मल्टी डोमेस्टिक बिजनेस स्ट्रेटजी में क्या होता है, डेट इज टोटली डिपेंड अपॉन दी नीड एंड वांट्स ऑफ द डोमेस्टिक मार्केट, कि आपने उसके डोमेस्टिक मार्केट के टेस्ट के मुताबिक, उनके स्पेंडिंग पैटर्न के मुताबिक, ठीक है, कि स्पेंडिंग पैटर्न या उनकी जो बाइंग बिहेवियर है उसके मुताबिक आप उसमें चेंजेस लेकर आते हैं, उसके फीचर्स में या उसके टेस्ट में, ठीक है। जैसे हमने अभी उसकी फूड चेन की वो जो बर्गर्स वगैरह की हमने एग्जांपल डिस्कस की, मैकडोनल्ड्स की और जो है केएफसी की, तो उनके टेस्ट में डिफरेंस होता है। इवन आप वहाँ का अगर आप कोक भी पिए ना, अगर आप लाहौर में वो उनका जो आप कोक या पेप्सी होती है मेरे ख्याल से वो पीते हैं, यहाँ भावलपुर में पी लें, तो उसका भी बड़ा डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्यों होता है? एक तो ये जो इसी तरह से बर्गर शवारमे जो होते हैं उनके गल्फ कंट्री में और टेस्ट होगा, यहाँ पे और होगा। अच्छा, ये जो मैं उसकी कोल्ड ड्रिंक की बात करी थी, वो फिर उसका ये भी डिफरेंस आ जाता है कि पानी का भी डिफरेंस होता है ना टेस्ट का, तो उसके मुताबिक इसमें चेंजेस आ जाते हैं। ओके जनाब, यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 4 जो है वो एंड होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन। आपने अच्छे से ये स्लाइड्स देखनी है, इसको पढ़ना है, ठीक है। देन इंशाल्लाह हम इसको नेक्स्ट में जब हमारी जूम मीटिंग होगी इसमें हम इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।